हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीके स्टडी 91। आज हम क्लास 10th साइंस का 100 प्लस एमबीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2022 से 23 के सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। यदि आप इस वीडियो को कर लेते हैं तो आपको कम से कम 10 मार्क्स तो आपको फिजिक्स साइंस में क्लियर हो जाएगा। तो आप जानते हैं आपके एक प्यारा सा चैनल है जिसका नाम है सीके स्टडी 91 और आपके शिक्षकगण छोटू सर। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप चाहते हैं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप पीडीएफ ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। क्लास के बाद पीडीएफ दे दिया जाता है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा और मैं 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा आपको, जिसमें से ही आपको एग्ज़ाम में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और सब्जेक्टिव का भी तैयारी करवाया जाता है, तो आप सब्जेक्टिव का भी तैयारी करेंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के खट्टे स्वाद खत्म करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त है। नींबू में जो स्वाद खट्टा होता है उसका क्या कहता है, ख़त्म करने के लिए किसका सबसे अधिक उपयोग होता है। तो चीनी का। एक पदार्थ जिसका पीएच मान 7 के बराबर है, एक पदार्थ जिसका पीएच मान 6 से नीचे है, एक पदार्थ जिसका पीएच मान 8 से अधिक है। तो अम्लीय खट्टा क्या हुआ, अम्लीय पदार्थ को यदि हमें ख़त्म करना है तो उसमें क्षारीय पदार्थ मिलाएंगे। तो क्षारीय पदार्थ किसे कहते हैं, जो 7 से अधिक जिसका पीएच मान होता है उसे क्षारीय कहते हैं, 7 से जो कम होता है उसे अम्लीय कहते हैं, तथा जो 7 के बराबर होता है उसे हम उदासीन कहते हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो मैंने आपको पीडीएफ के लिए देखिए यहाँ पर आंसर भी दे दिया हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप पीडीएफ से याद कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaCl2 CaOCl2 CaCO3। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप कमेंट करके जल्द से जल्द बताइए। मैं आपको 1 से 2 सेकंड का टाइम दूंगा, तो आपको उतना में ही बताना है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। देखिए यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन, दूध से दही बनना में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। दूध से यदि आप दही बनाते हैं तो वह एक प्रक्रिया होता है जो कि किण्वन प्रक्रिया के द्वारा दूध से दही बनता है। प्रकाश संश्लेषण पौधा में होता है, जो कि हरे पत्तियों में क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। तो CuSO4 × 7H2O, CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 2H2O, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है CuSO4 × 5H2O। इसी में यदि आपको हरा थोथा का सूत्र पूछ दिया जाता तो हरा थोथा का सूत्र होता है CuSO4 × 7H2O। उम्मीद करता हूँ कि ये ऐसे वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं और चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव
लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, संपूर्ण तैयारी करवाया जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है H2S2O7, H2S2O4, H2S2O3, H2S2O6। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2S2O7, H2S2O7। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ी एक बार देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक H2SO4 होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, कन्फ्यूजन था, तो उसे समझ चुके हैं। चलिए, बगीचा तथा खेत किस प्रकार का परितंत्र है? प्राकृतिक, जल या मानव निर्मित? इनमें से कोई नहीं। बगीचा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। बगीचा तो हम सभी जो पृथ्वी पर रह रहे हैं वो सभी लोग और व्यक्ति ने मिलकर क्या किए हैं? उनका निर्माण किए हैं बगीचा को। तो यह मानव निर्मित है। बगीचा क्या है? एक मानव निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भोजन का कितना प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है? तो 20%, 10%, 40%, 30%। भोजन का कितना प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है? तो 10% भोजन का उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, ओजोन परत के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कहता है? ओजोन परत के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो यह है क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो हम सभी व्यक्ति जो सेंट मारते हैं, क्रीम लगाते हैं, उससे झाग निकलता है जो कि हमारे ओजोन परत में क्या करता है? हानि पहुंचाता है, जिसके कारण ओजोन में छिद्र हो जाता है, जिसके कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे पृथ्वी पर आता है और उसमें व्यक्तियों और जानवरों में त्वचा संबंधी बीमारी उत्पन्न होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन, रबर, प्लास्टिक। जैविक मतलब अपने आप खुद ही वो क्या करेगा? प्रक्रम द्वारा अपघटित होने, निस्सर गल कर मिट्टी बन जाएगा। तो सूखे घास पत्ते हैं जो कि जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं। लेकिन पॉलीथीन बहुत सालों बाद यदि आप उसे निकालेंगे तो उसी रूप में रहेंगे। फिर जैसे हो गया रबर, प्लास्टिक, इसी तरह ये सभी मिट्टी बहुत जल्दी नहीं बनते हैं। ये लाखों करोड़ों वर्ष बाद ये सभी मिट्टी बनेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो ग्लोमेरुलर, ब्रोमीन संपुट, मूत्रवाहिनी, नेफ्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वृक्क के संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क के संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, सभी क्वेश्चन को याद करेंगे। वीडियो को यदि आप स्किप करते हैं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। हरे पौधे में पोषण की विधि क्या कहलाती है? प्राणी संपोषी, परजीवी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। हरे पौधे में पोषण की विधि जो होती है वह होती है स्वपोषी। क्या होती है? हरे पौधे में पोषण की विधि क्या कहलाती है? तो स्वपोषी। क्योंकि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं ही निर्माण करते हैं। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा जड़ से खनिज लवण तथा जल लेते हैं और अपना प्रकाश के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है। हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सीरम, सिराए, रक्तदाब,
पटनु। तो हीमोग्लोबिन में विहीन रक्त विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो उसे सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो फेफड़ा से, यकृत से, श्वसन नलिका से, वृक्क से। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो यह यकृत से यूरिया रक्त में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो जड़, तना, पत्ती, फल। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो जड़, तना, पत्ती, फल। तो इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसे तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सी, लेकिन आप भी कमेंट करके बताएंगे जरूर। मानव हृदय में औसत प्रकुंचन दाब लगभग होता है 120 mmHg, 150 mmHg, 90 mmHg तथा इनमें से कोई नहीं। तो मानव हृदय में औसत प्रकुंचन दाब होता है लगभग 120 mmHg। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वातावरण से लेता है, क्लोरोफिल जो कि पत्ती में रहता है, जो कि सूर्य के प्रकाश को अपने ओर अवशोषित करता है, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फूल में पौधे के नर भाग को क्या कहते हैं? तो अग्रभाग, अंडाशय, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। तो यहाँ से मैं आपको दो क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, अब इसे याद रखेंगे। फूल में नर यानी पुरुष, नर जननांग अंग को पुंकेसर कहते हैं। फूल में नर भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर। तथा मादा, यहीं पर यदि आपको रहेगा, फूल में पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर। मादा भाग को स्त्री केसर और नर भाग को पुंकेसर। तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनती है। तो फूल से, फल से, बीज से, पत्ती से। तो निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनती है तो फूल से, फल से, बीज से, पत्ती से। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनती है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि मानव भ्रूण का विकास होता है तो अंडाशय में, गर्भाशय में, सर्विक्स में, अंडवाहिनी में। तो मानव भ्रूण का विकास होता है तो वह गर्भाशय में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यानी इसमें से 3 ऐसे हैं जो मादा जनन तंत्र है और एक ऐसे हैं जो कि नर जनन तंत्र है। तो योनि किस में होती है? मादा में होती है। गर्भाशय मादा में होती है। अंडवाहिनी किस में होती है? मादा में। लेकिन शुक्रवाहिका किस में होता है? तो ये होता है नर में। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो इसे मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी एफ कितना है? 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। तथा उसकी क्षमता P बराबर क्या होता है? तो 1/f। यहाँ सेंटीमीटर में है तो इसे मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 25/100। तो 1/f का मान कितना है? 25/100। तो 25/100 दिए तो अब ऊपर चला जाएगा 100 और नीचे रहेगा कितना? 25। तो 100/25, तो 25 चौक 100।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। 4 डायऑप्टर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। 21 तो हो चुका। 22 को, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है, दर्पण की तरह, प्रिज्म की तरह, लेंस की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? प्रिज्म की तरह। लेंस की प्रत्येक छोटा भाग प्रिज्म की तरह क्या करता है? कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि उत्तल लेंस को डैश भी कहा जाता है। तो अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, बायफोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अभिसारी लेंस कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 2f पर रखी जाए तो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आप इसे याद रखिएगा। उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ 2f पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो 2f पर ही बनेगा। जब ये उत्तल लेंस है तो इस यहाँ पर क्या है? 2f यहाँ 1 है, यहाँ पर होना चाहिए 2f1। तो यहाँ पर कहाँ पर बनेगा? 2f2 पर। तो इधर बनेगा इसका प्रतिबिंब। तो इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? तो कांच की समतल पट्टी, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। उत्तल लेंस से दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के दूर करने में किया जाता है। और अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, सर्च लाइट में, रोगियों को कान, नाक, गले, दांत इत्यादि के जांच करने में डॉक्टर करते हैं। और उत्तल लेंस का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है, नहीं साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या? उत्तल लेंस क्या होता है? पॉजिटिव। तो आप जानते हैं उत्तल लेंस क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसका आंसर होगा पॉजिटिव वाले। तो 1 मीटर, तो 1 बटा क्या होता है? एफ। यहाँ पर क्या है? मीटर में ही दिया हुआ 1 मीटर, तो 1/1 यानी 1 डायऑप्टर। तो 1 + 1 हो जाएगा। तो क्योंकि उत्तल लेंस क्या होता है? पॉजिटिव, तो +1, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है। कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो बच्चे जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो कौन कौन से नियम हैं? तो आप इसे याद कर लीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के 2 नियम में से एक नियम तो फिक्स ही पूछ लिया जाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं और परावर्तन के भी 2 नियम हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यदि न्यू स्टूडेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगी। एक उत्तल लेंस है तो मतलब क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये निगेटिव वाला ऑप्शन 2 गलत हो गया। अब कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर मीटर में निकाला जाता है। तो मीटर में इसे 20/100 हम लिख लिए। तो इसकी क्षमता बराबर आपको अभी सूत्र बताए थे, P बराबर 1/F। तो देखते हैं यहाँ पर बनाकर 1/20/100 तो 100 ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला गया और 20 नीचे रह गया। तो 20×5=100। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? +5 डायऑप्टर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। कहता है सर्च लाइट
का परावर्तक सतह होता है तो उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल अवतल दोनों। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो अवतल होता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, काल्पनिक होता है, हमेशा उल्टा, सीधा और उल्टा सभी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर है कि हमेशा सीधा तथा काल्पनिक होता। उत्तल लेंस क्या होता है? हमेशा सीधा, और इसे काल्पनिक भी होता है, कल्पना किया जाता है कि यह सीधा है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कहता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र है तो C6H12O6 CH3COOH CH3CHO HCl3। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कार्बोहाइड्रेट में 3 आबंध होते हैं? तो CH4 में कितना आबंध हो जाएंगे? 4। काहे कि देखिए C दिए तो इस तरह इस तरह इस तरह, तो 1 2 3 4, तो 4 हो गया C2H6। तो 3 आबंध होते हैं, 3 आबंध मतलब 3 बॉन्ड। तो इसका सूत्र सीधा आप लिख लीजिए, क्या होता है इसका सूत्र? एल्काइन के CnH2n-2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C2 और 2n 4 -2, तो 2 ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए और बी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, तो सी कितना हो जाएगा? 3H 3 दूनी 6 -2 तो 4। हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। HCHO का IUPAC नाम है तो मिथाइल, मेथेनॉल, मेथेनेल, मेथेनोइक। तो HCHO का IUPAC नाम है मेथेनॉल। क्या है? IUPAC नाम क्या है? मेथेनॉल। तो क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? तो CnH2n+2 एल्केन का समान सूत्र है। एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n एल्कीन का समान सूत्र होता है, और एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n और -2। यह क्या होता है? एल्कीन का समान सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कहता है C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो आपको पहले याद रखना होगा कार्बन कितने नंबर पे आते हैं? कार्बन 6 नंबर पर आते हैं, तथा इसकी परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 12 होता है। तो 12 × 6 प्लस ये फिर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है और द्रव्यमान भी 1 है, तो 1 × 6 कितना हो गया? 6। तो बरछक 72 + 6 कितना हो गया? 72 + 6 78। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 78 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए। क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है तो CH4 CH3Cl CH2Cl2 C2H4। तो क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है CH3Cl, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कहता है किस प्रकार के प्रोटीन में द्विगुणक की क्षमता होती है? तो RNA, DNA, ब्रिक प्रोटीन, इनमें से सभी। तो DNA में क्या होता है? प्रोटीन के द्विगुणक क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि गुणसूत्र बने होते हैं तो DNA से, प्रोटीन से, AB दोनों से, इनमें से कोई नहीं।
तो गुणसूत्र बने होते हैं तो डीएनए और प्रोटीन दोनों से। लेकिन एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं कि सीधा मारते हैं, गुणसूत्र किससे बने होते हैं, डीएनए। गुणसूत्र की संख्या कितनी है, तो 46 है, 23 जोड़ी है, इतना याद रखते हैं और जाते हैं डीएनए मारते हैं। एकदम मेरा तो सही है, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, डीएनए तथा प्रोटीन दोनों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 कहता है मानव शरीर में लगभग कितना जीन होता है, तो 10,000 से 40,000 तक, 30,000 से 40,000 तक, 30,000 से 70,000 तक, इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में लगभग कितना जीन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 30,000 से 40,000 तक। आपको यहाँ पर आंसर इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि आपको जब पीडीएफ दूंगा तो आप आंसर कहाँ से लाएंगे, इसलिए मैं आंसर भी लिख दिया हूँ कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूँ। मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है, तो ऑटोसोम, लिंग क्रोमोसोम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में लिंग का निर्धारण कौन करता है, तो ऑटोसोम। लिंग क्रोमोसोम क्या करता है, मनुष्य में लिंग का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 42 है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो लैमार्क, अरस्तु, चार्ल्स डार्विन, स्पेंसर। तो कहता प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन महोदय ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिए थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, कह रहा है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने, जे बोस ने, ग्रेगर जॉन मंडेला ने। तो वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो ग्रेगर जॉन मंडेला ने वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन किए थे। और ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया हूँ कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था, जिन्होंने मटर के पौधे को चुने थे चयन के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि किसी कुंडली के प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है, तो प्रतिरोध V बराबर क्या होता है, तो IR ओम के नियम से। तो हमें R बराबर निकालना है, तो R बराबर V बटा I हो जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे महोदय ने किए थे। अब फैराडे महोदय ने कब किए थे, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 46, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव, पश्चिमी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। क्या कहता है, किसी क्षण चुंबक। देखिए क्षण जो होता है चुंबक, ये चुंबक सिर्फ नॉर्थ और साउथ होता है, क्या, नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी, ये तो गलत हो गया, पश्चिमी उत्तरी, तो ये भी गलत हो गया। उत्तरी और दक्षिणी, नॉर्थ और साउथ ही चुंबक में दो ही पोल होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर जब देखिए यहाँ से ये निकलता है और इस तरफ जाकर इधर आ जाता है, और ये जो आता है तो इस तरफ कर ऐसे जाता है। तो क्या कहता है, अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा दिशा होती है। तो अंदर से आया तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा दिशा हुआ क्या हो गया, तो दक्षिण से क्या हो गया, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का पीएच मान होता है, तो लाल, हरा, काला, पीला। तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का पीएच मान काला हो जाता है। उदासीन जो कि फ्यूज हो जाता है, उसका पीएच मान कितना होता है, पीएच मान नहीं, उसका पीएच मान हो जाता है तो काला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है, तो मस्तिष्क, तंत्रिका,
मुख स्पर्शक। तो हाइड्रा में मुख्य रूप से मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑक्सीन, जिबरेलिन्स, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो फल पकाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए सभी। तो मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए। अर्थात क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर डी होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है। इस वीडियो में मैं आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं। तो 50 क्वेश्चन हो चुका है, तो अब 50 क्वेश्चन बच चुका है, तो आप वीडियो में बने रहेंगे। इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है, तो घेंघा, मधुमेह, क्रिटिज्म, बौनापन। तो इंसुलिन की कमी के कारण घेंघा नामक मधुमेह नामक बीमारी होता है, तथा आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग बीमारी होता है। तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक क्रिया है? तो डर जाना, छिल जाना, खाना, चौंक जाना। तो ऐच्छिक क्रिया खाना है। यदि आपको इच्छा है तो खा सकते हैं, यदि नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं है। डर जाना ये सभी अनैच्छिक क्रिया होती है। चौंक जाना। क्वेश्चन नंबर 53 है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का उदाहरण है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन का उदाहरण है प्रकाश का नीला रंग होना। क्वेश्चन नंबर 54 है, चंद्रमा से क्या होगा? चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? कोई व्यक्ति यदि पृथ्वी से चंद्रमा पर चला गया है, तो वह वहाँ से आकाश को देखता है, तो आकाश का रंग काला दिखाई देता है चंद्रमा पर गए हुए यात्री को। क्वेश्चन नंबर 55 है, मानव नेत्र का जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं कॉर्निया, पारतारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जो कि दृष्टिपटल। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर 56 है, कहता है दूरदृष्टि वाले आँख साफ साफ देख सकते हैं, तो दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को, ए और बी दोनों, अर्थात दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कि दूर दृष्टि दोष आँख देख सकता है तो दूर की वस्तु को देख सकता है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति निकट की वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? तो नेत्र द्वार, रेटिना, पायतारिका, सिलियरी पेशियाँ। तो आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? तो सिलियरी पेशियाँ आइरिस के पीछे वाली परत को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, वलयाकार लेंस। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर ए होगा। निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जा सकता है, तो अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निवारण किया जा सकता है। आप यहाँ से याद रखेंगे निकट में कितने वर्ण हैं? निकट में 3 वर्ण हैं और उसमें एक जोड़कर कितना कर दीजिएगा? 4, तो अवतल। उसी तरह दूर दृष्टि दोष, दूर में कितना है? 1 और 2 वर्ण है, तो उसी तरह क्या होगा? उत्तल। एक इसमें भी जोड़ दीजिएगा
तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप इस तरह से यदि याद रखते हैं तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है? पश्चमाभि, पादतारिका, नेत्र लेंस, रेटिना। तो पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पादतारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? तो धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक। तो निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? तो पीतल मिश्र धातु का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में सबसे कठोर पदार्थ है? तो सोना, चांदी, लोहा, हीरा। तो निम्नलिखित में सबसे कठोर पदार्थ जो है वह हीरा है। हीरा का आवर्तनांक कितना होता है? 2.42 हीरा का आवर्तनांक होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इसे अवश्य ही याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, कराकी स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो किसका मिश्र धातु है? लोहा का, तांबा का, टीन का, एल्युमिनियम का। तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो वह लोहा का मिश्र धातु है, जिसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, धातु की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो धातु की प्रकृति क्या होती है? विद्युत धनात्मक। धातु चमकीला होता है। धातु को पीट कर चादर बनाया जा सकता है। धातु में तन्यता जैसी गुण होते हैं, आघात बनते हैं, तन्यता जैसी गुण होती है। धातु चमकीला होता है। तो ये सभी गुण होते हैं। हाइड्रा में किसके द्वारा लैंगिक जनन होता है? विखंडन के द्वारा, कृत्रिम विधियों के द्वारा, पुनर्जन्म के द्वारा, मुकुलन के द्वारा। तो हाइड्रा में किसके द्वारा लैंगिक जनन होता है? तो मुकुलन के द्वारा हाइड्रा में लैंगिक जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? मानव जो जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है? तो 12 वर्ष, 18 वर्ष, 24 वर्ष, 30 वर्ष। तो मानव जनन अंग जो है वह 18 वर्ष के उम्र में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो परागकोश, वर्तिका, अंडाशय। तो पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो अंडाशय है जो कि फल बनता है। क्या है? अंडाशय फल बनता है। पुष्प का अंडाशय भाग जो है वह क्या बनता है? फल बनता है। विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? तो एमीटर से, वोल्टमीटर से, थर्मामीटर से, वोल्टामीटर से। तो विद्युत वाहक बल वोल्टमीटर से मापा जाता है। इस क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूजन करते हैं, क्योंकि इसमें वोल्टमीटर और वोल्टामीटर दोनों दिया हुआ है। स्टूडेंट वहाँ जल्दी में रहते हैं, इसलिए इसे भी वोल्टमीटर पढ़ लेते हैं और इसे भी वोल्टमीटर पढ़ लेते हैं। या तो आप यहाँ ही देखते हैं आंसर और फटाक से मार देते हैं, और नीचे भी लिखा रहता है वोल्टामीटर, तो इसे देखेंगे वोल्टामीटर नहीं होता है, क्या होता है? वोल्टमीटर। क्वेश्चन नंबर 69 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तार का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट एल्युमिनियम के तार के, तांबा के तार के, लोहे के तार के, टंगस्टन के तार। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वह बना होता है टंगस्टन के तार से। टंगस्टन के तार से विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक कूलम विद्युत आवेश प्रोटॉन से बनता है। तो एक कूलम विद्युत आवेश प्रोटॉन, यहाँ पर देखिएगा प्रोटॉन, यहीं पर यदि आपको पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। 19 यहाँ पर दे दीजिएगा कूलम। क्या? 19 कूलम। तो एक कूलम बराबर विद्युत आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। यदि इलेक्ट्रॉन पूछ दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव। तो निगेटिव वाला देख लीजिए 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो
यहाँ पर हो जाएगा। तो 1 कूलम विद्युत आवेश में प्रोटॉन होता है तो 1.6 गुना 10⁻19। यदि इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 1.6 10⁻−19। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोच्चम सुचालक है? तो कॉपर, Ag, एल्युमिनियम, फेरस। तो निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे सर्वोत्तम सुचालक है? तो एल्युमिनियम विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, कहता है 1 HP यानी अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, 946 वाट, 756 वाट, 846 वाट। तो 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 73 है, 1 माइक्रो एम्पियर धारा निम्नलिखित में से है? तो 10⁻⁻9 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा होता है। 10⁻⁻9 एम्पियर, 10⁻⁻12 एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर, 10⁻6 एम्पियर। तो 10⁻⁻9 नैनो कहा जाता है। 10⁻⁻9 को क्या कहा जाता है? नैनो। तो आप इसे याद रखेंगे। 10⁻⁻12 को क्या कहा जाता है? पीको। क्या कहा जाता है? पीको। पीको कहा जाता है। 10⁻⁻6 को माइक्रो कहा जाता है, जो कि यहाँ पूछा है। तो 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से है? तो 10⁻⁻6 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है तो 50 Hz, 60 Hz, 70 Hz यानी हर्ट्ज। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है तो आवृत्ति को ऐसा मापते हैं क्या? हर्ट्ज में। तो यही हर्ट्ज इसकी ऐसा मात्रक लगा हुआ है। तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति होती है वह 50 Hz होती है, यानी 50 हर्ट्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि अम्लों का स्वाद होता है तो अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। तो आप इसे जानते हैं। और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है तथा उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर होता है तथा 7 से जो अधिक होता है 14 तक उसका होता है क्या? क्षारीय होता है, जो कि कड़वा लगता है। क्या होता है? कड़वा या तीखा होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, क्षार का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, मीठा, कड़वा, स्वादिष्ट। तो क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा तथा तीखा। यहाँ पर आप याद लिख लीजिए, कड़वा तथा तीखा। क्या? कड़वा तथा तीखा। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा तथा तीखा। क्वेश्चन नंबर 77 है, कह रहा है कि सक्रिय धातु, यहाँ पर ऐसे होगा, संक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करती है तो Cl2 से, O2 से, H2 से, SO2 से। तो सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करती है तो वह H2 से करती है। क्वेश्चन नंबर 78 है, कह रहा है कि हमारे शरीर कितने pH परास के बीच कार्य करता है? तो 6.0 से 6.8, 7.0 से 7.8, 2.1 से 3.1, 5.1 से 5.8। तो हमारे शरीर का pH मान 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि अम्लीय विलयन का pH मान होता है तो 7 से कम, 7 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 से अधिक अम्लीय विलयन का pH मान होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, खरिया का रासायनिक सूत्र है? तो MgCO3 CaO CaCO3 CaHCO3 इंटू हॉल 2। तो खरिया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। क्वेश्चन नंबर 81 है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है? तो Na2CO3 NaHCO3। ऑप्शन नंबर सी है Na2CO2। ऑप्शन नंबर डी है NaCl। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 82
को देखते हैं। ऑक्सीजन ऑक्जेलिक अम्ल किस प्राकृतिक स्रोत से निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑक्जेलिक अम्ल संतरा में पाया जाता है कि टमाटर में, सिरका में, इमली में? तो ऑक्जेलिक अम्ल है जो कि टमाटर में पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान होता है। तो 7, 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इनमें से सभी। तो उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें से ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और यह इनमें से सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का। क्वेश्चन नंबर 85 है निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना का अनुसूत्र है? तो CaO, इसे काला चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? यह काला चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। यह क्या है? बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। CaCO3 सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। Ca कैल्शियम है जिसकी परमाणु संख्या 20 होती है। तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तब उत्पन्न आग की लौ होती है। तो पीला, नीला, चमकीला और उजला, लाल। तो जब मैग्नीशियम की फीता को यदि आप जलाते हैं तो उत्पन्न आग की लौ, आग जो धधक रहा होता है वह देखने में कैसा लगता है? चमकीला तथा उजला। तो क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे। यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि आप चाहते हैं इसका PDF लेना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है। तो आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों में से किसी में जुड़ जाएंगे और वहां से आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे बिल्कुल फ्री में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।